गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। अर्थात ज़्यादा मात्रा में यदि हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम आज की हेडिंग नोट करते हैं और हेडिंग है उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो पादपों के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा तक ही होते हैं। आवश्यकता से यदि अधिक मात्रा में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कृषि में करते हैं तो ये हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। नुकसानदायक जो प्रभाव होते हैं वो फसलों के ऊपर छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। सामान्यतः ये देखने में भी आया है कि आजकल जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसकी पूर्ति कृषक अत्यधिक मात्रा में करने लग गए हैं। इनका अनुपात ज़्यादा हो जाने पर लाभ की बजाय जो कृषि होती है उसमें नुकसान वाली स्थिति हो जाती है। ये जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो जो गौण पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति पौधों को नहीं हो पाती है और जो पौधे होते हैं उनमें उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के असंतुलन के कारण, अनावश्यक अनुपात के कारण, या हम ये कहें कि बिना किसी सोचे समझे जो रासायनिक उर्वरक उपयोग किए जा रहे हैं उसके कारण मृदा की जो रासायनिक है, भौतिक है और जैविक जो संगठन है उसमें परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि अनिश्चित अनुपात में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में मृदा में भौतिक, रासायनिक व जैविक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। कई प्रकार का जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। इसके अधिक प्रयोग से फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे अपन पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव भी कहते हैं। वर्तमान में NPK का उपयोग अत्यधिक किया जा रहा है, जो नुकसानदायक है। जो कैसा है बच्चों? नुकसानदायक होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, ज़्यादा मात्रा के अंदर यदि हम पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं तो गौण पोषक तत्व जो होते हैं उनकी उपलब्धता कम हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग से गौण पोषक तत्वों की उपलब्धता
कम हो जाती हैं। गौण पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा मृदा के ऊपर रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा प्रयोग से प्रभाव जो पड़ता है उसको अपन देखें तो मुख्य रूप से दो प्रभाव पड़ता है। एक होता है अम्लीय उर्वरक जो होते हैं उसके कारण पड़ने वाले प्रभाव, और दूसरा जो होता है वो सोडियम युक्त उर्वरकों से पड़ने वाला प्रभाव। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि रासायनिक उर्वरकों से निम्न प्रभाव पड़ते हैं। पहला है बच्चों अम्लीय उर्वरकों से। पहला जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है बच्चों अम्लीय उर्वरकों से प्रभाव। अम्लीय उर्वरकों से प्रभाव की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, अधिकांश जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो मृदा के अंदर अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं। वो किसी न किसी रूप के अंदर मृदा के अंदर अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, और यदि ज़्यादा मात्रा में इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तो जो मृदा होती है उसकी अम्लता बढ़ जाती है, अर्थात मृदा की अम्लता बढ़ जाती है ज़्यादा मात्रा में अम्लीय उर्वरकों के प्रयोग करने से। अब हम बात करें तो बच्चों आपके अमोनियम सल्फेट जो होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसके अलावा आपके यूरिया होता है, और जो DAP होता है, ये कुछ ऐसे रासायनिक उर्वरक हैं जो मृदा में अम्लता बढ़ाने का काम करते हैं यदि इनका ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है तो मैं यहाँ नोट करता हूँ कि अधिकांश रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं। अधिकांश रासायनिक उर्वरक मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं। इनके ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। इनका ज़्यादा मात्रा में यदि प्रयोग किया जाता है तो मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ध्यान रखना कि एग्जाम्पल्स के रूप में यदि हम बात करें तो आपके हैं अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया है, DAP, एक्स्ट्रा जो रासायनिक उर्वरक हैं उसके ज़्यादा प्रयोग से मृदा की जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें उपस्थित जो अमोनियम आयंस होते हैं ये आयन मृदा अभिक्रिया के बाद ये अपघटित होते हैं। ये जब रासायनिक उर्वरक मृदा अभिक्रिया के दौरान अपघटित होते हैं तो जो अमोनियम आयन होता है ये अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर उपस्थित जो कैल्शियम आयन होते हैं उन कैल्शियम आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इस प्रकार से जो कैल्शियम आयन प्रतिस्थापित होते हैं ये कैल्शियम आयन जल के अंदर घुलनशील होते हैं, इसलिए जल में घुलकर निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा ये मृदा के निचले संरचनाओं में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो मृदा होती है उसमें कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, और कैल्शियम आयन की कमी हो जाने के कारण जो मृदा होती है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि इन उर्वरकों में उपस्थित अमोनियम आयंस मृदा कोलाइड से कैल्शियम आयंस को प्रतिस्थापित
कर खुद अधिशोषित हो जाते हैं, खुद अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे खुद अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे मृदा में निष्कासित कैल्शियम आयन जल में घुलकर मृदा की नीचे की संस्तरों में निक्षालित हो जाते हैं, जिससे मृदा की नीचे की संस्तरों में क्या हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम आयंस की कमी से मृदा अम्लीय हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम आयंस जो होते हैं उनके निक्षालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। कुछ रासायनिक उर्वरकों के बारे में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो उर्वरक होते हैं ये कैल्शियम आयंस को निक्षालित कर देते हैं और मृदा की अम्लता को बढ़ाते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के उदाहरण कि किस प्रकार से वो मृदा की अम्लता में सहायता करते हैं, कैल्शियम आयंस को किस प्रकार से वो प्रतिस्थापित करते हैं, मृदा कोलाइड के ऊपर किस प्रकार से जो अमोनियम आयंस होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं। यहाँ पे अपन नोट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों के बारे में। और सबसे पहले अपन बात करते हैं अमोनियम सल्फेट के बारे में। देखो बच्चों, अमोनियम सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। ये बच्चों क्या है, अमोनियम सल्फेट जो है उसका रासायनिक फॉर्मूला है। देखो बच्चों, जब अमोनियम सल्फेट जो होते हैं वो अमोनियम सल्फेट का क्या होता है, निक्षालन होता है। अमोनियम सल्फेट का मृदा में अभिक्रिया होती है और इसके परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, ये आपके दो आयनों में विभाजित हो जाता है और ये आयन होते हैं NH4+ SO4-2। ये अमोनियम आयन्स यहाँ बन चुके हैं। ये जो अमोनियम आयन होते हैं बच्चों, ये अमोनियम आयन आपके मृदा कोलाइड के साथ संपर्क में आते हैं। जैसे अपन बात करें कि ये मृदा कोलाइड है, इस मृदा कोलाइड के ऊपर आपके ये कैल्शियम आयन जो है Ca+2 ये यहाँ पर अधिशोषित है। जब ये आपके अमोनियम सल्फेट संपर्क में इसके आता है तो यहाँ से आपके ये अमोनियम सल्फेट जो होता है ये यहाँ से अमोनियम आयंस कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं, खुद मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट के रूप में जो आपके आयन होते हैं उसको क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं और ये निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा नीचे चला जाता है। तो ये अमोनियम सल्फेट में प्रोसेस इस प्रकार से होती है। दूसरी हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, तो देखो बच्चों, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये आपके अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है
और अमोनियम नाइट्रेट के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी अमोनियम और नाइट्रेट में विभाजित होता है। NH4 NO3 आयंस जो है ये NH4 प्लस NO3 माइनस, इन दो आयनों के रूप में ये विभाजित होते हैं। ये भी बच्चों जब मर्दा क्लोराइड के संपर्क में आते हैं तो मर्दा क्लोराइड जो होती है, मर्दा क्लोराइड के संपर्क में जब भी ये आएंगे तो यहाँ पर भी ऐसी ही प्रोसेस होगी जैसे अमोनियम सल्फेट में हुई थी। ये देखो बच्चों, यहाँ से आपके कैल्शियम नाइट्रेट ये यहाँ पे बन जाएगा और ये आपके मर्दा क्लोराइड जो होगा उस मर्दा क्लोराइड के ऊपर कैल्शियम की जगह पर अमोनियम आयंस आ जाएंगे और इधर ये आपके कैल्शियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा। ये कैल्शियम नाइट्रेट भी जल में घुलनशील होने के कारण निक्षालन होकर नीचे चला जाएगा और इस प्रकार से जो मर्दा होगी उस मर्दा क्लोराइड पर अमोनियम जो आयंस होते हैं वो अधिशोषित हो जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यूरिया की हम बात करते हैं तो तीसरा उर्वरक जो आपके हैं वो है यूरिया और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 का होल ट्वाइस CO या NH2 का होल ट्वाइस, कुछ भी अपन यहाँ लिख सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये जो यूरिया होता है ये आपके अपघटित होता है। ये जो अपघटित होता है बच्चों ये यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है और जल अपघटन के बाद ये बदलता है आपके अमोनियम अम्ल के रूप में, अमोनियम कार्बोनेट का ये निर्माण कर देता है। जब ये संपर्क में आता है जल के साथ अमोनियम कार्बोनेट का इसके द्वारा निर्माण हो जाता है। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति आवश्यक होती है, इसका जल अपघटन होता है। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में इसके जल अपघटन से अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में बच्चों यूरिया जो होता है उसका जल अपघटन होता है और इसके जल अपघटन के परिणाम स्वरूप आपके अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है ये बच्चों मर्दा क्लोराइड के संपर्क में आता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करके अमोनियम आयन को मर्दा क्लोराइड के ऊपर अधिशोषित करा देता है। जैसे अपन यहाँ बात करें तो ये आपके है मर्दा क्लोराइड, इसके ऊपर कैल्शियम आयंस हैं और जब ये कैल्शियम आयंस किसके संपर्क में आ रहे हैं, अमोनियम आयंस के संपर्क में आ रहे हैं, अमोनियम कार्बोनेट है। ये अमोनियम कार्बोनेट जब किसके संपर्क में आता है, यह आता है आपके मर्दा क्लोराइड के संपर्क में, तो इस दौरान आपके यहाँ किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पर ये जो मर्दा क्लोराइड है इस मर्दा क्लोराइड पर और इधर आपके आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है उसका निक्षालन होगा और इसके निक्षालन के बाद की जो प्रोसेस होगी उसके कारण ये मर्दा जो क्लोराइड होता है उस मर्दा क्लोराइड पर अमोनियम आयन के जमा हो जाने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट निक्षालन होकर मर्दा के नीचे की संरचनाओं में चला जाएगा। देखो बच्चों ये कुछ कारण हैं जिसके कारण आपकी मर्दा के अंदर अम्लीय उर्वरकों के प्रयोग से उसकी अम्लता बढ़ जाती है। दूसरे प्रकार के जो सोडियम युक्त उर्वरक होते हैं उसकी भी अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि उनका मर्दा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अम्लीय प्रभाव वाले जो उर्वरक हैं उसकी यदि अधिकता हो जाती है तो ये मर्दा के अंदर अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार यदि हम सोडियम युक्त जो उर्वरक होते हैं, सोडियम युक्त उर्वरकों के कारण मर्दा की क्षारीयता बढ़ती है।
सोडियम युक्त उर्वरक। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ कि इन उर्वरकों के प्रयोग से मृदा की क्षारीयता या लवणता बढ़ती है। ध्यान रखना है कि जब भी सोडियम युक्त रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तो मृदा कोलाइड के ऊपर सोडियम आयन अधिशोषित होते हैं, और सोडियम आयन जब मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होते हैं तो जो मृदा होती है वो क्षारीय या लवणीय प्रकृति की हो जाती है। यहाँ पर भी जो कैल्शियम निर्मित होता है, कैल्शियम आयंस जो ऑलरेडी मृदा कोलाइड पर उपस्थित होते हैं उसका निक्षारण हो जाता है, और मृदा सोडियम आयंस के कारण क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, क्योंकि सोडियम आयंस मृदा कोलाइड से कैल्शियम आयंस को प्रतिस्थापित कर देते हैं। और ये जो कैल्शियम आयंस हैं उसके बारे में अपन ने बात की कि ये जल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील होने के कारण ये नीचे की तरफ जाकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, और नीचे के संस्तरों में जाकर क्या हो जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स के रूप में सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो देखो बच्चों, सोडियम नाइट्रेट्स की हम बात करते हैं कि ये जो उर्वरक है ये जब किसके संपर्क में आता है, मृदा कोलाइड के संपर्क में आता है, मृदा कोलाइड्स। तो यहाँ पे आपके जो ऑलरेडी कैल्शियम आयंस उपस्थित हैं ये क्या हो जाते हैं, ये आपके बदल जाते हैं ये मृदा कोलाइड्स हैं। यहाँ से आपके कैल्शियम आयंस जो हैं वो किस में बदलेंगे, Na+, और यहाँ से आपके जो कैल्शियम आयन है वो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो निक्षालित हो जाएगा, और नीचे की परत में जाकर क्या हो जाएगा, जम जाएगा जल में घुलने के बाद। तो ये कुछ प्रोसेस होती है जो मृदा की क्षारीयता बढ़ा देते हैं इन उर्वरकों की। और आपको पता है कि सामान्यतः यदि मृदा की क्षारीयता बढ़ जाती है तो विउलनीपिंडन की प्रक्रिया के कारण मृदा संरचना खराब हो जाती है। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि क्षारीयता के कारण मृदा की क्षारीयता के कारण विउलनीपिंडन होता है, जिससे मृदा की संरचना खराब हो जाती है। विउलनीपिंडन के कारण मृदा की जो संरचना होती हैं वो खराब हो जाती है। मृदा के अंदर वायु संचार भी अवरुद्ध हो जाता है क्षारीयता के कारण। मृदा में वायु संचार भी अवरुद्ध हो जाता है। मृदा की क्षारीयता बढ़ने के कारण मृदा में वायु संचार जो होता है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वायु संचार के कम हो जाने के कारण जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा में उपस्थित होते हैं, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव जो मृदा में उपस्थित होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। वायु संचार न होने से मृदा में सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। मृदा के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं यदि वायु संचार नहीं होता है तो। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सोडियम युक्त जो मृदा होती हैं
उसमें यदि थोड़ी सी भी नमी हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है, और यदि सूख जाती हैं तो उसके अंदर ढेले बन जाते हैं। अर्थात ऐसी मृदा किसी काम की नहीं होती है। थोड़ी सी नमी होने पर ही उस मृदा के अंदर कीचड़ हो जाता है, और यदि थोड़ी सी भी वो सूख जाती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर बच्चों मृदा खराब हो जाती है, उसके अंदर ढेले बन जाते हैं। और सोडियम की अधिकता के कारण उसके अंदर पारगम्यता जो होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और क्षारीय मृदाओं के अंदर मुख्य रूप से फास्फोरस जो है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, ऐसे कुछ पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। और इन पोषक तत्वों की अधिकता हो जाने के कारण इनका विषैला प्रभाव मृदा में देखने को मिलता है, फसलों पर इनका विषैला प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बच्चों कुछ आपके क्षारीय मृदा के प्रभाव थे। क्षारीय मृदा के कारण कौन कौन से नुकसान होते हैं, हानिकारक प्रभाव, उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। इसी के साथ ही अपना लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।